ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डेरिवेशन हमने निकाला था, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन हमारे पास पे आया था वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई इंटू टॉय डिवाइडेड बाई एम. हियर ई इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, capital E is applied electric field, m is the mass of electron, and tau is the average relaxation time. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम फोकस करते हैं. और आज हमें पढ़ना है बेटा क्या, रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में. ठीक है बेटा, तो बात शुरू करते हैं. जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे पास में हमारा एक कोई कंडक्टर हो गया. ठीक है, इस कंडक्टर का आपके पास में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया ए, एंड एल बी द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर की लेंथ बेटा हमने क्या एज्यूम कर ली, एल के बराबर एज्यूम कर ली. ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर एन है, वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं. वी आर नॉट गोइंग फॉर द होल ऑफ द कंडक्टर, वी आर जस्ट टेकिंग द एलिमेंट्री वॉल्यूम. ठीक है ना, एक यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, आइदर बी इट्स 1 सेंटीमीटर क्यूब, आइदर इट्स बी 1 mm क्यूब, आइदर बी इट्स बी 1 मीटर क्यूब. ठीक है, तो हम जितने छोटे पैरामीटर को समझ लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा. तो पूरे कंडक्टर के गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही जानना है कि भाई ये हमारा कंडक्टर, इसमें एन क्या है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यहाँ साफ दिख रहा है, वॉल्यूम यानी कि V ऑफ कंडक्टर, दिस वायर, इस वायर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपके पास में एरिया इनटू लेंथ के बराबर. अब ये कह रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम V. ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम V एंड दैट बी इक्वल्स टू AL. तो वो बेटा हमारे पास में किसके बराबर आएगा, लेट इट बी n. ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में अगर n वो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो टोटल वॉल्यूम जो आपके पास में V दैट इज इक्वल टू AL, उसमें आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कितने बेटा, n इंटू AL, यानी कि स्मॉल n इंटू AL. बात नंबर 1. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू आउट फ्लो कर रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से और यहाँ पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो ओनली थर्मल मोशन होता है. और थर्मल मोशन है वो रैंडम होता है बेटा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तो उसका नेट जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 0 आता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये बात आ गई, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं. ठीक है ना, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर. ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं आगे. तो ये कह रहा है कि हाउ बी द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच इज फ्लो फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन O टू दिस क्रॉस सेक्शन P इन अ गिवन टाइम T. ठीक है ना, तो यहां से एक जब इलेक्ट्रॉन आपके पास में T टाइम में यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो वो टाइम हमने दे दिया भाई T टाइम. तो T टाइम के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर में, या ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इन गए, या इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आउट आए. ठीक है ना, तो वो आ जाएगा. तो दैट इज द चार्ज विच फ्लो थ्रू
एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ऑफ द कंडक्टर इन टाइम टी। ठीक है बेटा, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास में Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा भाई चार्ज जो फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू एन की जगह पे एन ए एल इंटू ई। आप यार नेगेटिव साइन ले सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो बेसिकली जानना क्या है, करंट, ठीक है ना, एंड करंट से मतलब हमारे पास में चार्ज से फ्लो है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे तो आपका जो करंट है वो बेटा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें तो करंट से मतलब है, तो करंट क्या आएगा, सो आई विच विल फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर इन अ गिवन टाइम टी, इस टाइम टी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू क्यू टोटल और अपॉन टी टोटल। तो क्यू टोटल आपके पास में बेटा कितना है, एन ई ए और एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है आपके पास में, टी। तो बेटा आपके पास में करंट आ गया यहाँ पर एन ई ए एल अपॉन टी के बराबर, ठीक है, ये आपका करंट आ गया। बट हमें रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, यानी कि हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, वी डी एंड आई के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वी डी और आई, तो आपका आई आ गया, वी डी तो नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब जरा देखने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिए जरा आप यहाँ पे ध्यान से कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जो चार्ज है वो यहाँ से फ्लो करना शुरू किया और टी टाइम में वो यहाँ तक फ्लो कर रहा है, फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू द सेकंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। कितना टाइम लग रहा है उसको, टी टाइम लग रहा है। कितनी लेंथ कवर कर रहा है, एल लेंथ कवर कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ रहा है तो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से फ्लो कर रहा है, यस और नो। तो आपके पास में ये हो गया नाउ वी डी इज इक्वल टू, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यानी कि यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रॉन का, और अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां से आपके पास में बेटा एल बाई टी का वैल्यू आ गया, तो वो वैल्यू अपन यहां पे पुट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा एन ई ए, ठीक है ना, और इंटू एल बाई टी। तो एल बाई टी का जो वैल्यू यहाँ आया है बेटा वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं देखते क्या रिलेशन आएगा। तो आई इज इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास में एन ई ए वी डी, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ये आपके पास में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। लगे हाथ यहाँ पर हम एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ हमारे पास में एक चीज़ और आती है बेटा जिसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है ना। और करंट डेंसिटी बेटा क्या होती है, करंट डेंसिटी बेटा आपके पास में होती है जे के बराबर, ठीक है ना। और हाउ कैन वी डिफाइन दिस करंट डेंसिटी जे, तो दिस करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द करंट, current density J is equal to the amount of current which is flow through a conductor per unit area of cross section, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया, यानी कि करंट डेंसिटी आपके पास में होगी इसके बराबर, और यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं आई की वैल्यू पुट करके बेटा, तो दिस वैल्यू इज कम्स आउट टू बी एन ई ए एंड वी डी एंड डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो इसलिए आपके पास में करंट डेंसिटी बेटा जो आएगा दैट इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है, यानी कि जे से जे आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि करंट डेंसिटी, ये आपके पास में रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी का, ठीक है। अब थोड़ा सा और इस चीज़ को मॉडिफाई करके थोड़ा सा और ज़्यादा अगर समझना है तो यू हैव टू पुट इट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच वी हैव टू फाइंड आउट इन अर्लियर लेक्चर, ठीक है ना। तो उस लेक्चर में जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर या यहाँ पर दोनों जगह में से पुट कर दीजिए। तो J इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा बेटा एन ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है भाई, ई बाई एम इंटू टॉय। तो J आपके पास में क्या है बेटा, J आ गया एन ई स्क्वायर
into capital E, that is electric field, upon m into टॉय. दिस इज योर करंट डेंसिटी. ठीक है, ये आपके पास में करंट डेंसिटी आ गई. क्लियर है बेटा. अब अगर आप देखें तो फॉर अ गिवन कंडक्टर, अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, फॉर गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना. अगर कंडक्टर का मटेरियल गिवन है, आपको पर्टिकुलर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज आल्सो कांस्टेंट, toy average relaxation time depends on how the atomic arrangement in that conductor, and that is also remains constant for a given conductor, that is also remains constant, and mass of electron is also a constant. So the whole thing in this particular relations except E are constant. So this relation get now modified as बेटा J is equal to, ये सारा फैक्टर आपके पास में कांस्टेंट है. कौन कौन से बेटा, यहाँ पर आ गया एन ई स्क्वायर टॉय बाई एम, एंड दैट बी अ कांस्टेंट विच इज नॉन एज सिग्मा. ठीक है, उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, सिग्मा के बराबर मान लेते हैं. तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में सिग्मा इंटू ई, यानी कि ये आपके पास में रिलेशन आ गया. ठीक है, और आप इसको लिख सकते हो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपके पास में जी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ठीक है, तो ये हमारे पास में करंट डेंसिटी का रिलेशन आ गया. व्हाट इज द सिग्मा, यहाँ जो आपके पास में सिग्मा आया है बेटा, दैट इज कंडक्टिविटी, दैट इज दिस कांस्टेंट इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उस कंडक्टर की मटेरियल प्रॉपर्टी है ये. ठीक है ना, तो ये आपके पास में हो गया. अब बात करते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच के रिलेशन की. ठीक है, तो मोबिलिटी क्या है हमारे पास में, बेटा मोबिलिटी आपके पास में रिप्रेजेंट की जाती है म्यू से, एंड दिस मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. मोबिलिटी वर्ड रिजेंबल्स विद द मोबाइल वर्ड. ठीक है ना, कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स शोज देयर मोशन, हाउ एक्सटेंट ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू दैट. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बेटा आपको पता है ई टॉय अपॉन एम और इनटू ई. तो ड्रिफ्ट आपके पास में मोबिलिटी जो सॉरी आएगा ई टॉय डिवाइडेड बाई एम. ठीक है, यानी कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ये है. ठीक है, ई टॉय बाई एम. ठीक है, चलिए अब निकालते हैं अपन ओम्स लॉ. ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा, ओम्स लॉ की बात करते हैं. ओम्स लॉ एक्चुअल में हमने पढ़ा हुआ है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. ठीक है, वो रिलेशन हमें ड्राइव करना है. तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी एज वी नो दैट क्या बेटा, हमने अभी भी पढ़ा है कि करंट जो आपका आया है एन ई ए और वी डी के बराबर है. ठीक है, ये हमारा करंट का रिलेशन आया था. एंड वी डी इज इक्वल टू आपको पता है वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टॉय होता है. तो वी हैव टू पुट इट द वैल्यू ऑफ वी डी फ्रॉम दिस इक्वेशन टू हियर. ठीक है, सो तो बेटा आई इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास में एन ई ए ई बाई एम इंटू टॉय. तो करंट आपके पास में आ जाएगा बेटा एन ई स्क्वायर ए अपॉन
एम इंटू टॉय, और इसके साथ में यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, ये आपके पास में आ गया। तो अब हमें पता है कि ये हमारा वो कंडक्टर था, और इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल था, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास में इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आया था बेटा, वो हमने बताया था कि V वोल्ट का जो बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस V था। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास में इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, तो कंडक्टर की लेंथ भी हमने मानी थी, कितनी थी, L। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है अक्रॉस दिस कंडक्टर, वो E काम कर रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा क्या, कि dV बाई dr इज इक्वल टू E के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, हम पहले ही मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया। तो dV इज इक्वल टू बेटा आपके पास में होता है EdR, और V इज इक्वल टू E इंटू R, बट हियर R इज इक्वल टू L। सो V इज इक्वल टू E इंटू L, और E इज इक्वल टू बेटा E इज इक्वल टू V बाई L। ये आपके पास में E की वैल्यू आ गई। पुट इट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यहाँ से E की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। सो व्हाट वी गेट बेटा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टॉय बाई ML, और इनटू क्या आ गया आपके पास में, V आ गया। इज इट राइट बेटा? फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर, या फिर आप कह सकते हो मटेरियल, आपको कंडक्टर का मटेरियल गिवन है, ठीक है ना, यानी कि आपके पास में कंडक्टर, ये पर्टिकुलर एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास में A है, ठीक है ना बेटा, लेंथ इसकी L है, और सपोज कर लीजिए, ये मान लीजिए कि ये कंडक्टर बना हुआ है आपका कॉपर का, ठीक है ना, या फिर कोई भी एक मटेरियल चूज कर लीजिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेकिन रखना है पर्टिकुलर मटेरियल ही, बीच में मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, फॉर अ गिवन कंडक्टर और मटेरियल, ठीक है ना, ऑफ गिवन डायमेंशंस, यानी कि आपके पास में मटेरियल भी बेटा फिक्स हो गया, डायमेंशंस भी फिक्स हो गए, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक पे पढ़ा था। A अगर डायमेंशन फिक्स है तो एरिया भी फिक्स होगा बेटा। टॉय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इनसाइड द मटेरियल और कंडक्टर, तो दैट अरेंजमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, सो टॉय इज ऑल्सो फिक्स्ड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is also fixed constant. L given length of conductor mean to say dimensions are constant, so L is constant, so this whole factor is a constant factor, is it right बेटा? तो फिर यहां से आपके पास में क्या आया, तो this whole factor now I is equal to 1 by R, this is a constant, ठीक है ना, and here is V, is it right बेटा? व्हाट इज, क्योंकि 1/R, आप इसको बेटा G भी लिख सकते हो, ये भी कांस्टेंट ही होता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, ये G भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं अपन कंडक्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं बेटा। तो ये आपके पास में हो गया, G भी कह सकते हो, 1/R भी कह सकते हो, एंड दैट भी इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टॉय अपॉन ML। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे चल के हमारे काम आएगा। तो यहीं से मैं बना देता हूं बेटा, R जो रेजिस्टेंस है, 1/R इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, दिस रेजिस्टेंस R इज ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉय। ये आपके पास में यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो फिर आपके पास में क्या आया, I is directly proportional to V, and this is Ohm's law, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, एक बार आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा,
कि अगर मैंने इसको यूं कर दिया कि आई इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, ठीक है, इम्प्लाइज दैट कि आपके पास में आई आर इज इक्वल टू आ गया वी, और वी कैन से कि वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बुक भी यही मेंशन करती हैं कि दिस वी इज इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ। डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये बेटा ओम्स लॉ होता, आप आगे चल के पढ़ोगे, जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ोगे तो वहां पर जब आपको फॉरवर्ड करंट निकालना होगा, रिवर्स करंट निकालना होगा, ठीक है ना, और फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज और सर्किट का आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस जब निकालना पड़ेगा, तो अगेन यू हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर ये फॉर्मूला आप वहां यूज कर रहे हो, किसमें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, याद रखिएगा मैं अभी मेंशन कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर पे आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो वहां पर आपके पास में जो ग्राफ है, इसके मुताबिक ग्राफ कैसा आना चाहिए, इसके मुताबिक बेटा ग्राफ आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ओम्स लॉ की एप्लीकेशन, यानी कि ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है व्हेन द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन। इज इट राइट और नॉट भैया? तो इधर अपन ने वी लिख दिया, इधर अपन ने आई लिख दिया, एंड द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। और जब हम इस थीटा को कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये आपके पास में ट्राइंगल बनेगी ओ पी एंड क्यू। तो इस ट्राइंगल से आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा, स्लोप, एंड दैट स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आई, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर वी है और बेस आपका क्या है बेटा, यहां से यहां तक आई है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू आर। तो देखिए एक बात याद रखने वाली है, यहां पे समझने वाली बात क्या है कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो होगा आर, यानी कि रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है आपके पास में, एक ग्राफ होता है आपके पास में आई और वी के बीच में, ठीक है। लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं नीट में और जेई मेंस में। ये आपका ओ पॉइंट हो गया, इधर बेटा आपके पास में आई है, इधर आपका वी है, ठीक है, एंड अगेन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर सम पर्टिकुलर लिमिटेशंस, ठीक है ना। यहाँ पर तो बात वही है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और इसको हम सम हाउ कंडीशंस, बट इट्स नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज रिटर्न विद सम स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, अप टू सर्टेन लिमिट्स तक ये चीज सही है, ठीक है ना। एंड अदरवाइज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस थिंग कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज करेक्ट, बट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज नॉट द एग्जैक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट करेक्ट, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स नॉट पेक्युलर फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, एग्जैक्ट रिलेशन फॉर ओम्स लॉ जस्टिफिकेशन। तो व्हाई वी से दैट, देखिए किसी सर्किट में करंट कब आता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब, ठीक है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के सर्किट में करंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, दिस इज डेफिनेट। इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस करूंगा जहां पर ऐसा बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है एंड स्टिल देयर बी अ करंट, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि आपके पास में करंट कब आया, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो हु कम्स फर्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इज सोर्स and current comes after the application of potential difference. So current is its effect. So effect is directly proportional to its source, or source is directly proportional to its effect. Yes, the exact is the effect is directly proportional to its source, ठीक है। That's why this is the correct form of Ohm's law, but this form also written in books, and we use preferably कि v is directly proportional to I in just running study, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में
अब बेटा ये स्लोप बनेगा यहाँ पे। नाउ यही चीज़ यहाँ पर आप गलती करते हैं, बस ये ग्राफ को समझने की बात होती है। ये आपकी ट्राइंगल होगी पी क्यू, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो हियर द स्लोप इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आई बाई वी एंड दैट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, कीप इन माइंड। सो ये भी कह सकते हो आप कि यहाँ जो टेंजेंट थीटा आएगा दैट इज जी, यानी कि कंडक्टेंस होगी। ठीक है बेटा, तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अभी वो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहता है उसमें पता है आपको कि एक सर्किट है बेटा आपके पास में, और इस सर्किट को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल कर दिया सर, कंडक्टिंग वायर जोड़ दिए, ये रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, ये वी और ये हो गया बेटा। यहाँ पर आपके पास में पोटेंशियल है 0 वोल्ट, पता है सभी को। यहाँ पोटेंशियल है V वोल्ट। अच्छा, ये पॉइंट आपका A मान लीजिए, ये पॉइंट आपका B है। ठीक है, तो मुझे कोई ये बताएगा कि पोटेंशियल, मैं लिख लेता हूँ बेटा, पोटेंशियल ऑफ A इज V, और पोटेंशियल ऑफ B के बारे में कौन बताएगा? पोटेंशियल एट B पॉइंट क्या होगा? तो पोटेंशियल एट B पॉइंट इज ऑल्सो V। ठीक है, होगा। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि एंड देयर बी अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, देयर बी अ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट बी इक्वल्स टू वी माइनस वी, दैट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और हमने क्या कहा था कि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता, नॉन 0 होता है। तो कैन वी अंडरस्टैंड दैट थिंग कि यहां से यहां पर इस सर्किट में करंट फ्लो करने का क्या रीजन है? ठीक है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वायर जो आपके पास में है, वायर ऑफ लेंथ ए बी हैविंग सम फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑल्सो। भाई वायर है ना, हम मान सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस ना के बराबर है, बट ना तो नहीं है ना, यानी कि रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स कंफर्म केस कि भाई इस वायर का रेजिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 0 नहीं है, ठीक है ना, अगर 0 नहीं है तो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ, किसमें? वायर में। कौन से वायर में? ए बी लेंथ में। ठीक है ना, वायर ए बी लेंथ के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज नॉन 0। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नॉन 0 है तो इट्स वेरी सिंपल कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए मस्ट बी समहाउ ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेंशियल एट बी। ठीक है ना, ये आपके पास में आएगा, यानी कि पोटेंशियल ए का है वो पोटेंशियल बी से हाई है बेटा। दिखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, कि हम ले लेते हैं। वो हम कब लेते हैं? जब हम इस रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा एज्यूम कर लेते हैं और उसकी कंपैरेटिवली सर्किट के जो सर्किटिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, उनका रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है ना, वो हम इग्नोर करके चलते हैं, वो अलग बात है। बहुत सारी जगह पे तो हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर देते हैं, बट होता है वो एक्चुअली वो इग्नोर कब होता है कि भाई ये पता होता है कि बाहर का जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, वो सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी बड़ा है। कहने का मतलब अगर ये रेजिस्टेंस मेरे पास में मान लीजिए 1000 ओम का है भाई, ठीक है ना, और इस वायर का रेजिस्टेंस मेरे पास में 0.001 ओम आ रहा है, ठीक है, तो इट्स नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू दैट 1000 ओम रेजिस्टेंस। हम इग्नोर करके चलते हैं, वो अलग बात है। ठीक है ना, बट इन दैट केस अगर ये पूछा जाए, अगर ये जस्टिफिकेशन मांग रहा है कि ए बी वायर में करंट क्यों फ्लो कर रहा है, तो कीप इन माइंड कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज नॉट 0, so there must be some potential drop, so potential at A and B never be same।
ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम क्या मानते हैं, प्रैक्टिकली हम मान लेते हैं कि ये और ये लगभग से सेम है, इसलिए हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 वोल्ट, क्योंकि जो हो मेजर पार्ट ऑफ पोटेंशियल है दैट इज ड्रॉप इनसाइड दिस रजिस्टर आर। ठीक है ना। अगर यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लेके चल रहे हो आप, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो ड्रॉप होगा दैट इज 9.99999999 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। तो बाकी का बचा हुआ इसमें ड्रॉप हो रहा है, दैट इज नेग्लिजिबल, इसलिए हम इग्नोर करके चलते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड कि कभी कोई ये कह दे कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है एंड स्टिल देयर बी अ करंट, तो कीप इन माइंड कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट्स इट। और जो ये बैटरी हम लगा रहे हैं, जो सोर्स हम लगा रहे हैं, जो सेल हम लगा रहे हैं, दैट जस्ट टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। जैसे कि हम घर में पंप लगाते हैं, मोटर जो होती है अपनी पानी वाली, कुओं पे भी मोटर वगैरह का यूज करते हैं, वो क्या करती है, दैट पंप जस्ट टू क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। उसका काम प्रेशर डिफरेंस, अगर वो मोटर जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रही है, अगर उतना पोटेंशियल डिफरेंस आप खुद जनरेट कर सको, खुद कर सको, तो कोई इश्यू नहीं है, मोटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। जैसे हैंडपंप होता है, हैंडपंप में आप हाथ से प्रेशर जनरेट करते हो, पानी आ रहा है बाहर, तो उसमें तो मोटर नहीं लगी हुई, लेकिन अगर उसी हैंडपंप के अंदर अगर हम हैंडल हटा के मोटर फिक्स कर दें तो भी तो पानी बाहर आएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें इनके, और ये आपके पास में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द फिजिकल डायमेंशंस एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके।